नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। इस पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को स्टडी करने के समय हम दो कर्व्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, इट इज़ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एंड द सेकेंड वन इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सो आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। हमें दिखाई दे रहा है कि जब पहले हम रेड वाले की स्टडी कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की स्टडी कर रहे हैं। किसी भी हैबिटेट में अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज यानी भोजन की, पानी की और रहने की जगह की कोई कमी नहीं है, कंपटीशन भी ना के बराबर है, तब क्या होगा? ऐसे केस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन का, उसको स्पीशीज़ अचीव करेगी और अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। हम देखेंगे कि इंडिविजुअल्स बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे, बिना रोक टोक बेतहाशा वृद्धि होगी। ऐसे में आपको ये जो रेड वाला कर्व है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले स्लो ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो अगर आप यहाँ देखें एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर आपको दिखाई दे रहा है टाइम। शुरुआत में हम देखते हैं, अगर हम रेड वाले कर्व को देखें तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो। इस वाले फेज़ को हम कहेंगे लैग फेज़, यानी शुरुआती फेज़ जो है जब पॉपुलेशन साइज स्लोली बढ़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लैग फेज़। किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ में आपको लैग फेज़ स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। लैग फेज़ के बाद जो फेज़ आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फेज़, बिकॉज यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज़। Why we call it exponential phase? Because here the growth is taking place at a very fast rate. That's why we are calling it exponential phase. और आप देखिए कंडीशंस कैसी हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी की जो वृद्धि है वो बेरोक टोक चलती चली जा रही है। और आप देखिए लैग फेज़ के बाद जो एक्सपोनेंशियल फेज़ आया है, उसमें कितने लिमिटेड टाइम के अंदर कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। देखिए अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको नज़र आता है इसमें। इनिशियली इतनी पॉपुलेशन बढ़ी थी और इसके बाद इतने ही टाइम में लगभग, और इससे थोड़े कम टाइम में ही आप देखें पॉपुलेशन साइज़ कितने गुना बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। ये बात अनरियलिस्टिक लगती है। अनरियलिस्टिक मतलब हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्सेज का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा किसी भी पॉपुलेशन के लिए शुरुआत में होते हुए हमको दिख सकता है। मान लीजिए किसी आइलैंड पर कोई स्पीशीज़ माइग्रेट करने के बाद आती है और उस आइलैंड पर उसको ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है ना, तो ऐसे केस में वो इनिशियली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी और रेड वाले कर्व को फॉलो करेगी। लेकिन आगे चल के उसको सामना करना पड़ेगा अपने ही साथियों के साथ कंपटीशन का, उसे सामना करना पड़ेगा स्पेस का। स्पेस की कमी आगे चल के उसको महसूस होगी। तो लंबे समय तक ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये नहीं चल पाएगी, और हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, हमें नेचर अपनी कैरिंग कैपेसिटी को शो करेगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? नेचर के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के बल पर कितनी स्पीशीज़ किसी एक एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकती हैं, यानी नेचर कितनी स्पीशीज़ को कैरी कर सकता है अपने साथ, दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा किसी भी हैबिटेट पर स्पीशीज़ का रहना
संभव नहीं है। यानी एक पॉपुलेशन साइज पहुंच जाता है जो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, और उसके बाद हम देखते हैं उस पॉपुलेशन साइज के बाद आगे जो बढ़ोतरी है वो नहीं होती है। तो जो ये ब्लू वाला कर्व है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा सच्चाई के करीब है, नज़दीक है। इसमें भी हमको लैग फेज दिखाई देता है शुरुआत में, उसके बाद हमको दिखाई देता है इसमें एक्सपोनेंशियल फेज। तो पहला फेज क्या है इसका? लैग फेज। दूसरा फेज क्या है? एक्सपोनेंशियल फेज। और देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ होती है। थर्ड फेज इज द, आप यहाँ कह सकते हैं फेज। तो ये थर्ड फेज जो है, जब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन साइज अब स्टेबलाइज हो रहा है, अब पॉपुलेशन और तेज़ी से आगे ना बढ़ के स्टेबलाइज हो रही है और कांस्टेंट हो रही है, तो इसको बोलेंगे आप डिसिलरेशन फेज। और डिसिलरेट हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो होना रुक जाएगी और पॉपुलेशन साइज स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा सच्चाई के करीब है, और इस ग्रोथ कर्व को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। मतलब हुआ क्या, किसी एक जगह पर इनिशियली कोई स्पीशीज़ आई, धीरे धीरे उसने अपने आप को, जब उसका लैग फेज है तो उसने अपने आप को अडाप्ट किया, हैबिटेट के बारे में जाना, भोजन कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, स्थितियाँ कैसी हैं, ये सब जाना, जिसमें उसको थोड़ा समय लगा। उसके बाद फिर उसने रफ्तार पकड़ी, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ किया, रिप्रोडक्शन के पोटेंशियल को, एंड उसके बाद फिर इतने नंबर्स बढ़ गए उसके कि आपस में ही कंपटीशन शुरू हो गया, रिसोर्सेज सीमित होने लगी, और नेचर ने कैरिंग कैपेसिटी तक उस स्पीशीज़ का साथ दिया, एंड देन उसके बाद स्पीशीज़ की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो नहीं हुई, पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज हो गया, और हमने देखा हमारे सामने एक एस के आकार का एक ग्राफ, एक कर्व आ गया। इसको आप एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं। तो ये एक सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है, ये रियलिस्टिक है। बस ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप्ड है एंड सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व एस शेप्ड है। दोनों में से रियलिस्टिक कौन सा है? दूसरा वाला। अब ये इक्वेशन जो है इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को डिपिक्ट करती है, उसे समझाती है, और आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ गिवन टाइम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। जबकि सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं अंतर कहाँ पर है? अंतर कैरिंग कैपेसिटी के आ जाने से है, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है। तो कैरिंग कैपेसिटी के आ जाने से इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इक्वेशन आपको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में यूज़ करनी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। हियर K is the carrying capacity, N is the population density, R is the intrinsic rate of natural increase, and dt is the time. तो how much time has taken place, कितना समय के कितने समय के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, that is dt। यहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। एक पुरानी छोटी सी कहानी है जो इसको डिपिक्ट करती है कि किस तरह अगर पॉपुलेशन को ना रोका जाए तो लंबे अंतराल के अंदर वो अपने आप को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है। जैसे कि डार्विन ने भी देखा था कि अगर एक स्लो ग्रो होने वाला एनिमल जैसे कि एलिफेंट है, वो भी अपने नंबर्स को कई गुना बढ़ा देगा अगर कोई चेक्स ना हो, चेक्स यानी कोई रुकावटें ना हो। तो एलिफेंट जैसा एक एनिमल जो बड़ा स्लो रिप्रोड्यूस करता है, वो भी अपने नंबर्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो एक छोटी सी कहानी है जो हमें समझाती है इसी के बारे में, इसे देखते हैं।
द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर अ चेस गेम। राजा और उसके मंत्री जो थे वो एक चेस के गेम के लिए बैठे। द किंग वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गेम एंड वॉज रेडी टू एक्सेप्ट एनी बेट प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर। किंग को लगा एक समय आकर के कि अब मैं जीतने वाला हूँ, और उसने मंत्री के सामने एक बेट रखी कि चलो तुम क्या कहते हो, मेरी जीत तो पक्की है, अगर तुम जीत गए तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मिनिस्टर हम्बली सेड दैट अगर मिनिस्टर जीता तो उसे केवल गेहूं के कुछ दाने चाहिए, और दाने किस प्रकार से चाहिए, इस प्रकार से चाहिए कि जो ये चेस का गेम है, इसका जो चेस बोर्ड है, उस चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स हैं। आप पहले स्क्वायर में एक दाना रखिएगा, दूसरे स्क्वायर में 2 रखिएगा, तीसरे में 4 रखिएगा, चौथे में 8 रखिएगा, और इस तरीके से हर स्क्वायर में डबल करते जाइएगा दानों की संख्या का। तो जितने दाने कुल हो जाएं 64 स्क्वायर्स के बाद, उतने आप मुझको दे दीजिएगा अगर मैं जीत जाऊं तो। राजा ने उसकी बात को सिली बेट मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया और आगे खेल को बढ़ाया। अंत में हुआ ये कि मिनिस्टर जीत गया और राजा हार गया। राजा को लगा कि इसकी मिनिस्टर की जो बेट थी, शर्त थी, उसको पूरा करना काफ़ी आसान है। तो उसने इसको पूरा करने के लिए स्क्वायर्स के हिसाब से दाने रखना शुरू किया, और जब तक वो आधे स्क्वायर बोर्ड तक पहुंचा, यानी 32वें स्क्वायर बोर्ड तक पहुंचा, वो समझ चुका था कि ये बड़े ही ध्यान से और बड़ा दिमाग लगा करके मांगी गई एक बात थी, और इसको पूरा कर पाना राजा के लिए असंभव है। इवन राजा अपने एंटायर किंगडम का व्हीट ग्रेन भी अगर ला के रख दे तो भी वो 64 स्क्वायर्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लाइफ पर लगाएं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर लगाएं, तो पैरामीशियम जैसा एक छोटा सा टाइनी ऑर्गेनिज्म भी जो बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है, सोचिए अगर वो हर दिन डबल होता चला गया तो कितने समय के अंदर वो धरती के ज़्यादातर स्पेसेस में, यानी जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध है, वहाँ अपने नंबर को कितना गुना बढ़ाता हुआ चला जाएगा और फैल जाएगा। सोचिए आप। तो ये सब करने के लिए अपने रिप्रोडक्शन के पोटेंशियल को पूरा का पूरा रियलाइज़ करने के लिए क्या चाहिए? आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए, प्रोवाइडेड फूड एंड स्पेस रिमेन अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर आपको मिलेंगी तो आप ऐसा कर पाओगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, इसीलिए हमको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, और ये कर्व हमें समझाता है अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी। ये कर्व हमको समझाता है कि जो फिट है वही सरवाइव करेगा। आगे चल के कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि सभी लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये जो जे शेप्ड कर्व है ये काम नहीं करेगा। आप देखेंगे कि ये एस शेप्ड कर्व जो है यही सही में अप्लाई होगा। ये देखिए, ये एप्लीकेशन उसका इक्वेशन है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। एंड इस कर्व को आप ये नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में लैग फेज बताया गया है, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में इनिशियल फेज जो था, उसके बाद एक्सीलरेशन फेज, उसके बाद डिक्सिलरेशन फेज, एंड फाइनली एसिम्पटोट। तो ये रहा हमारा लैग फेज, उसके बाद एक्सीलरेशन फेज, उसके बाद डिसिलरेशन फेज, एंड देन एसिम्पटोट लास्ट में। तो ये सारे अलग अलग फेसेस को मैं अलग अलग कलर दे रहा हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फेज था और ये
लैग फेज था। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।